फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को एक चर्चा करेंगे एक ऐसे बल के बारे में जिसको हम लोग विक्षेप बल यानी डिफ्लेक्शन फोर्स या हम लोग उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक को हम लोग कहते हैं रोटेशन मोमेंट, जैसा आप लोग को दिख रहा है चित्र में आप लोग को दिख रहा है कि रोटेशन मोमेंट, इसी को घूर्णन गति या अक्षीय गति कहते हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चक्कर लगाती है। इसको हम लोग रोटेशन मोमेंट कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी एक अन्य चक्कर लगाती है जो सूर्य के चारों ओर, ये भी पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाती है। ये भी चक्कर लगाती है जो सूर्य का परिक्रमा करती है। इसको रेवोल्यूशन मोमेंट कहते हैं, यानी इसको हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। और जो इसकी स्पीड होती है लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को थोड़ा हम लोग कहते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और लगभग 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी क्या कर लेती है, सूर्य का चक्कर लगा लेती है। वही जो रोटेशन मोमेंट होता है उसमें पृथ्वी क्या कर देती है कि 24 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पर घूम लेती है। रेवोल्यूशन मोमेंट जो ये आपका दिख रहा है चित्र में, इससे मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का जो मौसम बदलता है उसमें इसका योगदान होता है, मौसम बदलने में योगदान होता है। जबकि जो रोटेशन मोमेंट होता है उस कारण क्या होता है, तो दिन रात की स्थिति होती है, लेकिन एक बल कार्य करता है। पृथ्वी की रोटेशन गति के कारण यानी अक्षीय गति के कारण क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग विक्षेप बल कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। तो वास्तव में कोरियोलिस बल के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। विक्षेप बल क्या होता है, जैसा हम लोग एक बार पुनः बता दें कि जैसा हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होता है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से घूर्णन यानी रोटेशन करती है, जिस कारण पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तुओं पर एक आभासी बल कार्य करता है। वास्तविक बल नहीं होता, आभासी बल होता है, फिक्सियस बल होता है, जिसको हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। इसको कोरियोलिस प्रभाव भी कहते हैं, विक्षेप बल भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी डिफ्लेक्शन फोर्स भी हम कहते हैं। क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तुओं पर लगता है, जिस कारण क्या होता है कि जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा की, अपनी जो मूल दिशा होती है उसके दाहिने मुड़ जाती हैं, और अगर हम लोग देखें दक्षिणी गोलार्ध में तो अपनी मूल दिशा के बाएं मुड़ जाती हैं। चित्र में भी दिख रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तुओं पे लगेगा। क्षैतिज दिशा में होनी चाहिए और गतिशील भी होनी चाहिए। तो जो गतिशील वस्तुएं क्षैतिज दिशा में होती हैं, एक बार मैं पुनः बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने यानी क्लॉकवाइज हम लोग कह सकते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज ये वस्तुएं मुड़ जाती हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल बता दें कि इनका जो प्रभाव होता है महासागरीय धाराओं पे, मिसाइल पे, चक्रवातों पे, एरोप्लेन पे, पवन पर, अन्य चीज़ों पे जो भी गतिशील वस्तुएं होंगी उस पर लगता है, और इनकी गणना हम लोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये कोरियोलिस बल होता है केवल दिशा बदलेगा, गति नहीं बदलेगा, यानी किसी वस्तु की गति नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगा। और ये किसके कारण होता है कि पृथ्वी के रोटेशन मोमेंट के कारण होता है, पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण होता है। और कोरियोलिस बल वास्तव में क्या होता है, अपने आप में कोई बल नहीं होता है, ये आभासी बल होता है। ये पृथ्वी के रोटेशन मोमेंट के कारण ही ये उत्पन्न होता है। तो हम लोग आप लोग एक बार पुनः बता दें कि जो कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल का मान जो होता है ये भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाता है। यानी भूमध्य रेखा पे अगर हम प्रतिशत दृष्टि से देखा जाए तो कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, 0 होता है। जबकि अगर हम 60 अक्षांश पे जाते हैं दोनों गोलार्धों में तो कोरियोलिस बल का मान आधा हो जाता है, यानी घट के आधा हो जाता है। जबकि अगर हम ध्रुवों पे जाएं तो अगर हम देखें उसको 100% हम मान ले रहे हैं, तो वहाँ पे 100% अगर है तो सबसे ज़्यादा मान कहाँ पे होगा, ध्रुवों पे होगा कोरियोलिस बल का मान, और सबसे कम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। इसका कारण क्या होता है, जो कोरियोलिस बल का जो मान होता है मुख्यतः जो होता है ये वस्तु की गति, द्रव्यमान और अक्षांश पे निर्भर करता है, का गुणनफल होता है। एक तरीके से वस्तु की गति, द्रव्यमान और अक्षांश का गुणनफल होता है। तो वस्तु की गति जितना अधिक होगी कोरियोलिस बल का मान उतना ही अधिक होगा, यानी वस्तु की गति के समानुपाती होता है। इसी प्रकार पृथ्वी के अक्षांश के भी समानुपाती होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। और जो अक्षांश होता है वो साइन एंगल में लिया जाता है, जिसको ज्या कहा जाता है। तो अक्षांश का मान जितना ज़्यादा होता है, आप लोग जैसा जानते हैं कि साइन जो ज्या होता है यानी थीटा जिसको हम कहते हैं उसका मान उतना ही अधिक होता है। तो भूमध्य रेखा पे साइन 0 का अगर हम देखें यानी 0 अक्षांश पे 0 मान होता है, इसलिए यहाँ पे कोरियोलिस बल क्या होता है, 0 होता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में
क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसलिए इसका मान सबसे अधिक होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अक्षांशीय वैल्यू ये होती है ये 0 से लेकर 1 के मध्य ही होती है और 60 अंश अक्षांश पे आधा हो जाता है। जैसा आप लोग को चित्र में दिख रहे हैं जीजी कोरियालिस, तो जीजी कोरियालिस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो जीजी कोरियालिस का जो जन्म हुआ था फ्रांस में था। ये फ्रांस के भौतिक विज्ञानी थे, गणितज्ञ थे और इनका जन्म 1792 में हुआ था और 1835 में इन्होंने एक बल की खोज की जो पृथ्वी के रोटेशन मोमेंट के कारण लगता है। इसी को चूंकि इस बल की खोज, विक्षेप बल की खोज इन्होंने ही किया था। पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसकी खोज जीजी कोरियालिस ने कहा था। इसी कारण विक्षेप बल जो लगता है पृथ्वी के रोटेशन गति के कारण, इन्हीं के नाम पे इस बल का क्या नाम रख दिया गया, कोरियालिस बल नाम रख दिया गया। तो यानी ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया। और एक आपको सूत्र भी दिया गया है, कोरियालिस बल का सूत्र भी दिया गया है कि कोरियालिस बल जो बराबर होता है आपका लिखा हुआ जैसे 2m ओमेगा v साइन थीटा। थीटा का मतलब अक्षांश, एफ का मतलब यहाँ कोरियालिस बल होता है, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया और डब्ल्यू का मतलब जो पृथ्वी की कोणीय गति है, अक्षीय गति जो है उसी को हम लोग कहते हैं वो ओमेगा अक्षर से डोनेट करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखा जाए कि इसका प्रभाव कहाँ पे होता है या कोरियालिस बल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लिया जाए तो पहला जान लीजिए काल्पनिक बल है, वास्तविक बल नहीं है, यानी फिक्सिशियस बल है ये। और इसकी उत्पत्ति का जो कारण है एक बार पुनः मैं बता दूं, पृथ्वी की घूर्णन गति, अक्षीय गति जिसको हम लोग रोटेशन मोमेंट कहते हैं वही है। प्रभाव क्षेत्र इसका बहुत चीज़ों पे है, पवन पे है, महासागरों पे है, वायु दाब कटिबंधों के निर्माण में है, मिसाइलों पर है, इसका प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। और एक बार पुनः बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिशील वस्तु होती है अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती है। तो इसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहा है चित्र में चक्रवात पे, पुष्करबंधीय चक्रवात पे इसका प्रभाव या महासागरीय धाराओं पे इसका प्रभाव हम लोग देख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के दाहिने मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती है। भूमध्य रेखा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अभी एक आप लोग को और चित्र दिख रहा है, ये चक्रवात का दिख रहा है। जो ये चक्रवात होते हैं, चक्रवात का मतलब होता है कि हवा चक्रीय रूप से उसमें घूमती है। तो जो ट्रॉपिकल चक्रवात होते हैं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि इनका यहाँ पे क्या होता है, कोरियालिस बल शून्य होता है। जब बाकी और दशाएं यहाँ पे अनुकूल होती हैं भूमध्य रेखा पर, तापमान भी ज़्यादा होता है, जलीय सतह भी होती है वहाँ पर, लेकिन कोरियालिस बल न होने के कारण यहाँ पे जो होते हैं चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। यही कारण है कि जो मुख्यतः जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो 5 अंश अक्षांश के से 30 अंश अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में होती है। एक आप लोग को जो चित्र दिख रहा होगा टॉर्नेडो का हो रहा है, टॉर्नेडो पर भी इसका कोरियालिस बल का प्रभाव होता है क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का भी ये चक्रवात का ही रूप है। जो दुनिया का सबसे भयानक चक्रवात का रूप है टॉर्नेडो है। इसमें भी हवाएं चक्रीय रूप से घूमती हैं और कोरियालिस बल के कारण ही इसमें आप लोग की हवाएं घूमती हैं। ये देखिएगा टॉर्नेडो का आप लोग का चित्र भी दिख रहा है कि किस तरीके से हवाएं घूम रही है, इसमें भी कोरियालिस बल का प्रभाव होता है। तो हम कुछ उदाहरण को और हम लोग पुनः आप लोग की व्याख्या थोड़ा हम सब आप लोग से कर दे रहे हैं कि जो ये बल क्या होता है, क्षैतिज रूप से जो पवनें चलती हैं धरातल पे चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। तो ये देखिएगा ये जो कोरियालिस बल होता है ना, तो पवन के वायु दाब, अगर ये कोरियालिस बल नहीं होता तो वायु जो पवन होती ये सीधे मार्ग पे चलती, ये दाएं बाएं नहीं मुड़ती। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि महासागरीय धाराएं, एक बार मैं पुनः बता दूं कि इनकी भी दिशा बदल जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है अटलांटिक महासागर में देखिएगा लगभग 45 अंश अक्षांश के आसपास तो अपने दाहिने मुड़ जाती है। इसी तरीके से एरोप्लेन पे भी इसका प्रभाव होता है। जब एरोप्लेन को उड़ाया जाता है तो क्षैतिज दिशा में, या मिसाइलों को जब छोड़ा जाता है, अभी हाल में आप लोग युद्ध भी देख रहे थे ईरान इजराइल में, तो बहुत मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। तो मिसाइलों को सीधे डायरेक्शन में नहीं छोड़ा जाता है, उसमें कोरियालिस बल का काउंट करके ही और पृथ्वी के रोटेशन मोमेंट का काउंट करके ही छोड़ा जाता है, नहीं दूसरी जगह पे गिर जाएगी। इसके अलावा हम अगर आप लोग देखें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में कोरियालिस बल एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अलावा जो अन्य घटक होते हैं, पृथ्वी की जो जलीय सतह बड़ी होनी चाहिए, यानी सागर महासागर होना चाहिए, तापमान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कोरियालिस बल भी वहाँ पे होना चाहिए। अगर कोरियालिस बल नहीं है तो भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। जैसा हम लोग जानते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा पे हम लोग जानते हैं कोरियालिस बल का मान 0 है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सभी दशाएं अनुकूल होने के बावजूद चक्रवात नहीं आते हैं, क्योंकि चक्रवातों में हम लोग जानते हैं कि हवा का घूर्णन होना जरूरी होता है।
इसी प्रकार हम लोग और भी कह सकते हैं, सैटेलाइट छोड़ने में भी इसका योगदान होता है, कोरियालिस की गणना की जाती है। तो कुछ चीज़ें आप लोग को हम और बता दें इसके बारे में। इसी जो पृथ्वी पे उष्णकटिबंधीय जो उच्च वायुदाब पेटी है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो 30 से लेकर 35 अंश अक्षांश में दोनों गोलार्धों में बनती है, जिसको अस्त अक्षांश भी कहा जाता है, उसके निर्माण में भी कोरियालिस बल का योगदान होता है। इसी प्रकार उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, जो 60 से 65 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होती है, उसके निर्माण में भी कोरियालिस बल का उपयोग यानी कोरियालिस बल की भूमिका होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो कोरियालिस बल की जो भूमिका है कई क्षेत्रों में, हम लोग हमारे धरातल पे, हम पृथ्वी पे देखते हैं, कई क्षेत्रों में हमको दिखती है। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दूं कि जो एक और नियम आया था गतिशील वस्तुओं या पवन की गति के संदर्भ में, 2-3 नियम और आए थे, जैसे एक फेरल का नियम आया था